हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच्चा दर्शन चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हमेशा सच्चाई बताया जाता है। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो चैप्टर 8 में, जिसका टाइटल है धनानंद का अंत, जो मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ हमारे श्रोता बंधुओं ने, दर्शक बंधुओं ने कुछ कमेंट किए थे कि आपको जानकारी नहीं है या फिर आप कुछ गलत बता रहे हैं। सेल्यूकस के बारे में बताया था तो कोई कह रहे कि जो सेल्यूकस को नियुक्त किया था, जो कि फिलिपस नियुक्त था, फिलिपस नहीं सेल्यूकस को नियुक्त किया गया था। तो इस सारी कमेंटों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं पूरी सारी सच्चाई के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं और इसका सारा सबूत आप लोगों के बीच समर्पित करने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बिल्कुल और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आगे। जनवरी 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मालव गणराज्य पर आक्रमण किया। इस गणराज्य के लोगों मालवियों मल्लियों ने सिकंदर को समुचित प्रत्युत्तर दिया। इस युद्ध में सिकंदर की गर्दन पर गदा का एक तगड़ा हाथ पड़ा और उसके सीने में एक ऐसा तीर लगा जो उसके कवच को भेद कर उसकी पसलियों में घुस गया था। सिकंदर के सैनिकों ने उसके सीने से वह तीर तो निकाल दिया, लेकिन उस तीर का बना हुआ घाव ठीक नहीं हो पाया था। तो जी हाँ दोस्तों, फिलिपस की नियुक्ति कैसे हुआ इसके विषय में आज हम बता रहे हैं। अंततः सिकंदर वापस अपने देश की ओर चलने लगा, लेकिन यदि सिकंदर यूं ही वापस चला जाता तो उसने जिन गणराज्यों पर विजय प्राप्त की थी वह स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते और इस प्रकार से सिकंदर का अब तक का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता। अतः प्रत्यावर्तन करने यानी वापस जाने से पहले सिकंदर ने अपने प्रमुख सेनानायक फिलिपस को अपना क्षत्रप यानी जीते गए क्षेत्र का अधिपति नियुक्त किया। इस प्रकार से सिकंदर ने फिलिपस को ही अपना प्रतिनिधि बना दिया था, ना कि सेल्यूकस को। सेल्यूकस के भी बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। उसकी सहायता के लिए पर्याप्त सैनिकों की व्यवस्था भी की। फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर वापस अपने देश को चला। इस समय तक चंद्रगुप्त एक बलशाली नवयुवक बन चुका था। चाणक्य ने भी अपने गुरुकुल के छात्रों को सैनिक शिक्षा देकर युद्ध करने के योग्य बना दिया था। इसके अतिरिक्त तक्षशिला के भूतपूर्व वह निर्वासित सेनापति सिंहहरण की सहायता से कुछ सैनिकों को एकत्रित किया गया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने छोटी सी सेना संगठित कर ली थी और इस सेना के साथ में युद्ध हेतु प्रयाण किया यानी प्रस्थान किया। वह सेना फिलिपस के अधिकार से विभिन्न गणराज्यों को मुक्त कराने लगी और फिर एक रात्रि को चंद्रगुप्त की सेना ने फिलिपस को घेरकर उसका वध कर दिया। उधर अपने देश को वापस लौट रहे सिकंदर की मृत्यु भी मार्ग में ही हो गई थी। वास्तव में सिकंदर के सीने में जो तीर लगा था उससे बना हुआ घाव पूर्णतः ठीक नहीं हो पाया था। उस घाव के कारण ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर अपने अंतिम समय में अपने देश तक नहीं पहुंच पाया था और वह मार्ग में ही बेबीलोन नामक स्थान पर ही मर गया। वह दिन 11 जून 323 ईसा पूर्व था। मृत्यु के समय पर सिकंदर की आयु केवल 33 वर्ष थी। मरते समय सिकंदर ने कहा था कि भारत पर आक्रमण करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ आकर मेरा सर्वनाश हो गया। आखिर हम यहाँ पर आए ही क्यों?
जब चाणक्य को सिकंदर की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें प्रसन्नता तो हुई, लेकिन अभी उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। उनका उद्देश्य था संपूर्ण भारत देश को एक सूत्र में बांधना, संपूर्ण भारत देश को शक्तिशाली बनाना और समस्त अयोग्य शासकों को पूर्णतः नष्ट करके किसी योग्य व कुशल व्यक्ति को शासक यानी सम्राट बनाना। भारत देश का कल्याण भारत की अपनी शक्ति से ही हो सकता है, ऐसा आचार्य चाणक्य जानते थे। अन्य लोगों की दुर्बलताओं के सहारे कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। यदि आज भाग्यवश सिकंदर का अभियान पूरा नहीं हुआ और हमारा भारत देश पराधीन होने से बच गया तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सदैव ही ऐसा होता रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि भारत देश की अपनी शक्ति में वृद्धि हो और कोई योग्य व्यक्ति राजा बने, ताकि भविष्य में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण करने का साहस न हो। और यदि कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर भी दे तो उसे आसानी से पराजित किया जा सके। लेकिन इस मार्ग में दो बहुत बड़ी बाधाएं समस्याएं थी। पहली, मगध का राजा धनानंद, दूसरा राजा पोरस। राजा धनानंद में किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षी नहीं थी, लेकिन वह विलासी और अयोग्य था। इस पॉइंट पर भी कुछ भाइयों ने कमेंट किया था, तो आज मैं इसका भी सबूत आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, राजा पोरस महत्वाकांक्षी था, लेकिन वह अपने सिकंदर को सहायता दे चुका था और आगे भी किसी विदेशी को सहायता दे सकता था। अतः राजा धनानंद और राजा पोरस दोनों को ही नष्ट करना भारत के हित में था। चाणक्य जानते थे कि उनकी छोटी सी सेना राजा धनानंद या राजा पोरस की सेनाओं को हरा नहीं सकती है। अतः चाणक्य ने कूटनीति का प्रयोग किया और चंद्रगुप्त को राजा पोरस के पास भेजा। चंद्रगुप्त ने राजा पोरस के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि राजा पोरस मगध को जीतने में मेरा साथ देंगे तो विजय के पश्चात आधा राज्य आपका राजा पोरस का होगा और आधा राज्य मेरा यानी चंद्रगुप्त का होगा। चंद्रगुप्त के प्रस्ताव को राजा पोरस ने स्वीकार कर लिया और उसके अपनी सेना के साथ में मगध की ओर प्रयाण किया। लेकिन मगध की विशाल सेना को पराजित करने के लिए राजा पोरस ने अन्य कुछ राजाओं व उनकी सेनाओं को भी अपने साथ में ले लिया। उन अन्य राजाओं को विजय के पश्चात विपुल धन देने का वचन दिया गया। राजा पोरस अपने पुत्र मलयकेतु और अपने छोटे भाई पौरव विरोधक को भी साथ में लेकर चला। इधर चाणक्य ने सिंहरण की सहायता से मगध के सेनापति भद्रसाल को भी अपने पक्ष में कर लिया और सेना में आज्ञा प्रसारित करवा दी कि कोई भी सैनिक अपने सेनापति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करें। इधर मगध में धनानंद के पुत्र सुमाल्य को युवराज घोषित करने की प्रक्रिया चल रही थी और एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। चाणक्य ने सत्ता परिवर्तन के लिए इसी दिन को उचित समझा। फिर धनानंद का विनाश का यहाँ से शुरुआत हुआ। फिर जिस दिन सुमाल्य के युवराज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था, अचानक चंद्रगुप्त ने पोरस के सैनिकों के साथ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लिया और इधर मगध के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इससे भागदौड़ मच गई और राजा धनानंद एवं उसके पुत्र का वध कर दिया गया। मगध के महामात्र राक्षस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी सैनिक ने उसकी आज्ञा को नहीं माना। विवश होकर उसे सुरक्षित स्थान पर छिपना को भारत के योग्य राजा बना दिया।
जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में इतिहास के उस पन्ने को भी वीडियो बना के डाला है। आप लोगों को किसी भी तरह का संदेह हो तो उसको पढ़ लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को सच्चा दर्शन चैनल की ओर से तहे दिल से पुनः धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।